नायका का आईपीओ अपने ब्रांड के साथ साथ इसलिए भी पॉपुलर हो गया है क्योंकि एक तो वो ई कॉमर्स कंपनी है और ई कॉमर्स कंपनी होने के बावजूद वो प्रॉफिटेबल है। जो काम फ्लिपकार्ट, amazon, ओयो, ओला, उबर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाई, वो एक ऐसी कंपनी ने करा जिसने एक इंडिया का छोटा सा नीश पकड़ा और उसमें वो प्रॉफिटेबल होके दिखाया। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी आई कैसे इस कंपनी में जो इतनी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाई, वो एक छोटी कंपनी ने कैसे करके दिखाया। उसके लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, थोड़े से डिटेल्स जाने पड़ेंगे। बाकी पूरी वीडियो में हम आईपीओ की डिटेल्स और वो सब बाद में बात करेंगे, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे। बट उससे पहले उससे थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स की बात करी तो यूट्यूब के स्टैट्स भी कहते हैं कि अगर आप लाइक कर दो तो यूट्यूब थोड़ी सी रीच बढ़ा देता है, तो लाइक तो बनता है। अब मेरे से कोई पूछे कि इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का श्रेय किसको जाता है, तो मेरे राय में वो जाता है फाल्गुनी नायर को, जो इस कंपनी की सीईओ, एमडी और साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। तो फाल्गुनी नायर काम करती थी कोटक महिंद्रा कैपिटल में, वहां पर इन्वेस्टमेंट बैंकर थी वो 18 साल के लिए, और साथ ही साथ एमडी भी थी कुछ टाइम के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वो आईपीओ संभालती थी। अब आईपीओ संभालते संभालते उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी काफी सारे एंटरप्रेन्योर से बात करने के लिए। जब वो एंटरप्रेन्योर से बात करती थी, उनको एक एंटरप्रेन्योर्स में अलग जिज्ञासा देती थी, एक अलग एंथुसियाज्म दिखता था। साथ ही साथ उन्होंने नोटिस करा कि ई कॉमर्स के अंदर कितना पोटेंशियल है इंडिया के अंदर। बाहर ऑलरेडी आ चुका है, बाहर अच्छे से ग्रो करा है, और ई कॉमर्स 2010-12 के आसपास एक स्टार्टिंग स्टेज पे था और काफी पोटेंशियल था उसका फ्यूचर के अंदर। बट साथ ही साथ अब वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, 24 ईयर्स का कुछ ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर उनका एक्सपीरियंस था, और उस एक्सपीरियंस ने उनको बताया कि प्रॉफिटेबिलिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हर एक कंपनी की सक्सेस के लिए। तो उनका स्टार्टिंग से गोल ये था कि ई कॉमर्स कंपनी है, ग्रोथ को हम टारगेट करेंगे, बट साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छा खासा टारगेट रहेगी। और उस एम से नायका की शुरुआत हुई 2012 के अंदर। और नायका की शुरुआत हुई एक ई कॉमर्स कंपनी की तरह, जहां पर वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स सेल करते थे, ब्यूटी और पर्सनल केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जो कॉस्मेटिक्स इन सबसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। अब इन प्रोडक्ट्स में फायदा क्या था, इन प्रोडक्ट्स में मार्जिन ज्यादा था क्योंकि वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स थे, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ी। बट उनका प्रॉफिटेबिलिटी का सिर्फ ये रीजन नहीं है, काफी सारे और रीजंस हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे। बट उससे पहले हमें इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा, तो पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं। अब नायका बेचती है प्रीमियम प्रोडक्ट्स, और प्रीमियम प्रोडक्ट्स वो बेच सकती थी टियर 1 और मेट्रो सिटीज में, क्योंकि वहां पर ब्रांड अवेयरनेस है। वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में नहीं बेच सकती क्योंकि वहां पर लोग प्रेफर करते थोड़ा रिलेटिवली सस्ता खरीद ले और अपने लोकल आसपास किराना शॉप से खरीद ले। तो उनको एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी थी इन टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर, क्योंकि मेजर मार्केट इंडिया का वहीं पर है। इसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने कोलैबोरेट करा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ, क्योंकि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स डायरेक्टली इन लोगों को इम्पैक्ट करते थे। टियर 2 और टियर 3 सिटीज, मतलब हर बंदा इन्फ्लुएंसर्स को देख के उनको रेप्लिकेट करना चाहता है। तो उन्होंने रादर देन हैविंग कोई बड़ा सा एड, टीवी एड, उन्होंने शुरुआत करी इनके साथ कोलैबोरेट करके। उन्होंने बोला कि आप एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाओ, उसमें नायका का प्रोडक्ट यूज करो। उसकी वजह से दो फायदे हैं, एक तो वो यूज करना जानते, वो उनको समझ आएगा कि ये प्रोडक्ट्स यूज कैसे करते हैं, साथ ही साथ एक ब्रांड अवेयरनेस और नायका की अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। तो काफी सारे फायदे हो रहे थे, और उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी, एजुकेट करना शुरू करा अपनी ऑडियंस को। और एजुकेट करने की बात कर रहे हैं तो उन्होंने उसके साथ साथ ये भी शुरू करा, उन्होंने कम्युनिटी टैब बनाया अपनी वेबसाइट पे, वेबसाइट और ऐप दोनों पे, जहां पर लोग आके डिस्कस कर सकते हैं कि किस बॉडी पे कौन सा ब्रांड, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सूटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सूटेबल है। क्योंकि फैशन में क्या होता है कि फैशन में हर बंदे की बॉडी अलग होती है, तो हर बंदे की बॉडी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट भी अलग अलग होता है। उसकी वजह से ये कम्युनिटी टैब काफी इफेक्टिव प्रूफ हुआ, क्योंकि लोग जाके देख सकते थे कि इसका ऐसा बॉडी टाइप है, इस बॉडी टाइप पे ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा सूटेबल रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने वहां पर एक्सपर्ट्स भी हायर कर रखे, जहां पर एक्सपर्ट सीधा रिप्लाई कर देते हैं अगर आप उनसे कोई डाउट पूछो कि कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहेगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर ली हर बंदे के लिए। और टियर 2 सिटी अब नायका का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बन चुका है, जहाँ से उनका काफी रेवेन्यू आता है, तो ये एक अच्छी चीज है। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, नायका का लॉन्ग टर्म गोल था प्रॉफिटेबिलिटी। फाल्गुनी नायर चाहती थी कि लॉन्ग टर्म में कंपनी प्रॉफिटेबल बने। उसके लिए अब तक वो क्या कर रही थी, वो कोलैबोरेट कर रही थी दूसरे ब्रांड्स के साथ, वो अपनी वेबसाइट पे दूसरे ब्रांड्स को बेचते थे कंज्यूमर्स के पास। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरू करे अपने खुद के ब्रांड्स। तो 3 ब्रांड्स मेनली शुरू करे थे उन्होंने, नायका कॉस्मेटिक्स, नायका नेचुरल्स और के ब्यूटी। के ब्यूटी उन्होंने कोलैबोरेट करा था कैटरीना कैफ के साथ, जिसका थंबनेल आप देख के इस वीडियो पे आए होंगे। उसके साथ कोलैबोरेट करके उन्होंने शुरू करा के ब्यूटी,
और साथ ही साथ ये दो अलग और पर्सनल ब्रांड्स हैं जहाँ से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा राइज आया होगा, क्योंकि अब उनको कोई कमीशन पे नहीं करना पड़ रहा, डायरेक्टली इन्होंने ये मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं किसी थर्ड पार्टी से और डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हैं। और ये अपनी वेबसाइट पे पेज भी और भी मतलब अपनी वेबसाइट पे विजिबिलिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनकी खुद की वेबसाइट है ऑफ कोर्स। बट खास बात नायका की क्या थी? नायका की खास बात है प्रॉफिटेबिलिटी। वो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर पाई? वो इसके पीछे एक रीजन तो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं ही, जो आपको पता है, क्योंकि ये सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं तो लोग रेडी भी रहते हैं इन प्रीमियम ब्रांड्स के लिए इतनी वैल्यू पे करना, तो वहाँ से एक थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इनको मार्जिन मिल जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है ऑथेंटिसिटी। तो मैंने अपने मम्मी से पूछा, बहनों से बात करी, दोस्तों से बात करी, तो एक कॉमन फीडबैक वहाँ से आया कि इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ऑथेंटिक होते हैं, मतलब कोई फेक प्रोडक्ट नहीं आता। तो काफ़ी सालों से जो भी दोस्त वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि कोई फेक प्रोडक्ट नहीं आता। उसकी वजह से क्या होता है कि ये लोग रिटर्न नहीं करते अपने प्रोडक्ट्स। जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट से अगर आप कोई ऑर्डर करते हो तो काफ़ी बार कुछ खराबी आ जाती है, डिफेक्ट आ जाता है प्रोडक्ट के अंदर और वापस वो सेल करना पड़ता है, मतलब वापस रिटर्न करना पड़ता है। इनके केस में वो चीज़ नहीं करनी पड़ती और उसकी वजह से इनकी शिपिंग कॉस्ट बच जाते हैं। अब ट्रैवलिंग के लिए वो बंदा लेने आएगा फिर वापस लेके जाएगा तो उसके लिए अलग से शिपिंग कॉस्ट लगते हैं। तो वहाँ पर अगेन ये इनके प्रोडक्ट्स इतने ऑथेंटिक होते हैं जिसकी वजह से इनके शिपिंग कॉस्ट बच जाते हैं। वहाँ पर अगेन थोड़ा सा मार्केट मार्जिन एक्सपैंड हो जाता है। तो फाल्गुनी नायर ने तो अपनी एक वीडियो में बोला भी था कि वो छोटे छोटे स्टेप्स लेना चाहती थी जिससे मार्जिन थोड़े थोड़े एक्सपैंड हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो। ऐसे कोई बड़ा सा कोई स्टेप लेने से प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रही थी जैसे उन्होंने इस वीडियो में भी बताया था। अब इस पूरी प्रॉफिटेबिलिटी की कहानी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका इन्वेंट्री लेड मॉडल। बड़ा सिंपल सा है। बेसिकली जब अमेजोन इंडिया के अंदर आई थी तो उन्होंने फॉलो करा था मार्केट प्लेस मॉडल, क्योंकि उन्होंने देखा था कि फ्लिपकार्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इनको अच्छे से जल्दी से एक्सपैंड कर रहा है पूरी इंडिया के अंदर। उसकी वजह से उन्होंने मार्केट प्लेस मॉडल को फॉलो करा जिसमें कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा और अमेजोन डायरेक्टली ब्रांड के वेयरहाउस से कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचा देगा। बट इन्वेंट्री लेड मॉडल में क्या होता है? इन्वेंट्री लेड मॉडल में अब नायका जाती है सारे ब्रांड्स के पास, वो बोलती है कि मैं एक बार में आपसे सारा बल्क में प्रोडक्ट्स खरीद लूंगी और फिर अपने कस्टमर्स को बेचूंगी। तो वो बल्क में प्रोडक्ट्स बहुत सारे खरीद लेती है, अपने वेयरहाउस में रखती है और वेयरहाउस स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड होते हैं जिससे शिपिंग कॉस्ट बचे। तो अमेजोन के केस में तो वेयरहाउस कहीं भी अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग जगह वेयरहाउसेज होंगे, वहाँ से उन्होंने डिलीवर करा कस्टमर तक प्रोडक्ट। बट अब नायका के केस में वो एक बारी में बल्क में खरीद लेती है प्रोडक्ट्स, तो पहली बार बल्क में खरीद रही है तो उनको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है ऑलरेडी। वहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन हो गया। फिर उसके बाद वो शिपिंग कॉस्ट में बचा लेती है क्योंकि वो एक बारी में अपने वेयरहाउस से ही अलग अलग जगह पहुंचा देती है, तो अगेन वहाँ पर भी एक मार्जिन एक्सपेंशन आ जाता है। तो इन्वेंट्री लेड मॉडल की वजह से इन्वेंट्री लेड मॉडल का एक डाउन साइड ये है कि एक्सपैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट सिंस कि ये प्रीमियम उस पर फोकस कर रहे हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, तो ये अलग अलग सिटीज़ में धीरे धीरे करके एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इनके लिए ये अच्छा ही मॉडल है एटलीस्ट बीपीसी मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर। अब प्रॉफिटेबिलिटी में फाल्गुनी नायर ने और भी छोटी छोटी स्टेप्स लिए, जैसे उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करी। तो अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता था, उनके 10% मार्जिन ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर के पास चले जाता था या जो भी अफिलिएट मार्केटर है उसके पास चले जाता था। वो फालतू की एक कॉस्ट बन जाती थी, इसलिए उन्होंने अफिलिएट मार्केटिंग बंद कर दी और जितने भी इनऑर्गेनिक मार्केटिंग तरीके होते हैं उन्हें सारे के सारे बंद कर दिए। वो फोकस करना चाहती थी सिर्फ और सिर्फ इन हाउस मार्केटिंग में, जहाँ पर अगेन कॉस्ट काफ़ी बचती है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसे करके ये सारे स्टेप्स यूज करके उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत फोकस करा और इसलिए नायका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल कंपनी बन पाई है। अब कुछ सालों में नायका एक रॉक जमा चुकी थी ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, एक डोमिनेंट प्लेयर बन चुकी थी मार्केट में। तो इन्होंने सोचा कि अब थोड़ा सा फोकस मूव करते हैं किसी और प्रोडक्ट्स के अंदर, किसी और वर्टिकल्स के अंदर भी। तो इनको बेस्ट चीज़ लगी फैशन इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर मूव करना, क्योंकि थोड़ी रिलेटेड इंडस्ट्री है और ये अच्छे से कस्टमर्स को समझने लग गए थे। तो ये वर्टिकल इनको बेस्ट लगा। साथ ही साथ इस वर्टिकल में फैशन इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में, जिसके स्टैटिस्टिक्स की हम बात करेंगे आगे। तो बेस्ट इनको लगा नायका फैशन शुरू करना फैशन इंडस्ट्री के अंदर। बट फैशन इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम थी,
वहाँ पर ट्रेंड्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते थे। जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली के वक्त लोग एथनिक क्लोथ्स पहनने लग जाएंगे। वैसे ही अगर कोई दूसरा फेस्टिवल आया तो लोग वो वाले टाइप के क्लोथ्स प्रेफर करेंगे बाय करना, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे कल्चरल इवेंट्स होते हैं, तो ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। और उस ट्रेंड चेंज को केटर करने के लिए ये जो इन्वेंट्री लेड मॉडल था, बीपीसी मार्केट, बीपीसी मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स वाले मार्केट का, वो काम नहीं आता। तो इन्होंने यहाँ पर शुरू करा मार्केट प्लेस मॉडल। सिंपल सा रीजन है इन्वेंट्री लेड मॉडल यहाँ काम क्यों नहीं करता, क्योंकि इन्वेंट्री लेड मॉडल में एक बार में बल्क में सामान खरीद रहे हैं। अब बल्क में सामान खरीद लिया, सपोज करो उन्होंने किसी प्रोडक्ट का, बट अचानक से फिर से ट्रेंड चेंज हो गया। अब ट्रेंड चेंज हो गया, वो कैप्चर नहीं कर पाया उस ट्रेंड चेंज को। अब इतनी सारी इन्वेंट्री खरीदी थी वो डंप करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट उनके बढ़ जाएंगे। और नायका का टारगेट तो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो वो ये स्टेप तो नहीं ली थी। तो इन्होंने इन्वेंट्री लेड की जगह मार्केट प्लेस पे फोकस कर। अब मार्केट प्लेस मॉडल में एक प्रॉब्लम होती है कि प्रॉफिट्स थोड़े से कम होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है इन्वेंट्री लेड मॉडल के कंपैरिजन में। तो अब इनको कोई तरीका ढूंढना था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने डेटा कलेक्ट करा, बीपीसी प्रोडक्ट्स जो इन्हें बेचे थे वहाँ का डेटा कलेक्ट करा। इन्होंने यहाँ पर यूज करा ट्रेंड चेंज जल्दी से आइडेंटिफाई करने के लिए। तो जैसे ये ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई करते उसके हिसाब से वो अपने वेबसाइट या ऐप पे वो दिखा देते थे कि सपोज कर दिवाली आ रही तो तभी एथनिक वेयर्स दिखा देते थे, और वहाँ पर वो डिस्काउंट्स कम दे देते थे क्योंकि उन्होंने ट्रेंड चेंज आइडेंटिफाई कर लिया। तो और ये सारा डेटा यूज करके ये एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं। और 17% उनने जो अपना रेवेन्यू कमाया था वो कमाया फुल एमआरपी प्राइस पे बेच के। तो ये एक चीज तो पता चल जाती है, ये जो डेटा यूज कर रहे हैं वो अच्छे से इसको लेवरेज कर पा रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने में, अनलाइक जो दूसरी कंपनीज इतना शायद नहीं कर पा रही हैं। तो ये इंस्टेंटली अच्छे से यूज कर पाए इस डेटा को। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज हो रही है नायका फैशन के अंदर, वो कि इनके एवरेज ऑर्डर वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका सिंपल सा रीजन है, उन्होंने एंटर करा है मेन और किड्स के सेक्शन को। तो अब पहले क्या होता था कि वुमेन्स जब भी वुमेन ऑर्डर करती थी वो मोस्टली अपने लिए ऑर्डर करती थी, बट अब मेन और किड्स का सेक्शन आ गया, तो अब घर में जब भी मंगवाना होता है तो सबके लिए एक बारी में मंगवा लेते, तो उसकी वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ गई। अब एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ने का ये फायदा है कि शिपिंग कॉस्ट कंपनी की बढ़ जाती है। अगर अलग अलग वो प्रोडक्ट्स बचाते मंगवाते तो बार बार शिपिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है उनको, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। बट अब एक बार में एवरेज ऑर्डर वैल्यू एक बारी में ऑर्डर कर रहे हैं तो एक ही बार शिपिंग करेंगे तो कॉस्ट उनकी वहां पर बच गई। अब हम सबको ये तो पता है कि नायका ऑनलाइन डिजिटली प्रेजेंट है, काफी ज्यादा लोग काफी ऑर्डर भी करते हैं वहां से, बट काफी कम लोगों को पता है कि नायका फिजिकली भी अपना एक्सपेंशन कर रही है। तो नायका ने नोटिस करा, और इसको एक ये टर्म करते हैं ओमनी चैनल प्रेजेंस, क्योंकि वो हर जगह प्रेजेंट होना चाहते हैं। तो फिजिकल स्टोर्स का इन्होंने मेन फायदा ये देखा कि अब जैसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो बेटर रहता है कि एक बार ट्राई कर लें, एक बार हम देख लें कि वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कैसा है, तो हमारे खरीदने की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उन्होंने नोटिस करा कि अगर फिजिकल स्टोर्स हमने खोले तो वहाँ पर अगर लोग आए तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग प्रोडक्ट खरीद के जाएं। ऑफ कोर्स इसमें कॉस्ट ज़्यादा होंगी क्योंकि नए नए स्टोर्स खोलने पड़ेंगे, वेयर हाउस भी अलग अलग से खोलने पड़ेंगे, इन्वेंट्रीज का अलग, इन्वेंट्री कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट ये वर्थ इट था क्योंकि वो एक ओमनी चैनल प्रेजेंस देना चाहते हैं। और इसका फायदा अभी मैं आगे बताऊंगा कि ओमनी चैनल प्रेजेंस का फायदा क्या है। तो इन्होंने क्या करा, यहाँ से 3 टाइप्स के अपने स्टोर्स खोले। तो पहला स्टोर था नायका लक्स करके, जहां पर वो अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। फिर दूसरा है नायका ऑन ट्रेंड, जहां पर वो ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करके वो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं। और तीसरा है नायका कियोस्क, जहां पर वो नायका के पर्सनल ब्रांड्स, जो 3 डिस्कस कर रहे थे ना, पर्सनल ब्रांड्स के ब्यूटी, नायका नेचुरल्स और नायका कॉस्मेटिक्स, ये वाले प्रोडक्ट्स वो बेचना चाहते हैं नायका कियोस्क यूज करके। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नायका ने कैसे इस पूरे ओमनी चैनल प्रेजेंस को लेवरेज करा है। तो इंडिया के अंदर ऑलरेडी काफी सारे ब्रांड्स प्रेजेंट हैं फैशन रिलेटेड, और किसी का भी डोमिनेंट मार्केट शेयर नहीं है, 2-3-4% से ज्यादा किसी का भी नहीं है। तो अब बाहर से कभी कभी किसी ब्रांड को एंटर करना है इंडिया के अंदर, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सिंपल रीजन है क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे ब्रांड्स अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हैं और उनको एक बड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, तभी जाके वो ठीक से एक्सपैंड कर पाएगा वो ब्रांड जो भी बाहर से आ रहा है। बट नायका के पास क्या है, नायका ऑलरेडी फिजिकली भी प्रेजेंट है और डिजिटली तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट है ही। तो अब बाहर से किसी कम ब्रांड को इंडिया के अंदर एंटर करना है तो नायका को यूज कर लेता है, वो नायका के साथ कोलैबोरेट करता है, नायका को बीच में एक कमीशन मिल जाता है और नायका उनके प्रोडक्ट्स को इन सारे
सारे स्टोर्स और डिजिटली डिजिटली सेल करता है। तो यहाँ से एक बहुत फायदा हो जाता है नायका को कि नॉर्मली कोलैबोरेशन से एक ओमनी चैनल प्रेजेंस क्रिएट करने के बाद कोलैबोरेट कर सकता है। ऐसे 2-3 ब्रांड्स ने करा है। जैसे एक शार्लेट टिलबरी करके ब्रांड है, काफ़ी फेमस और रिच ब्रांड है। उन्होंने नायका के साथ कोलैबोरेट करा और उनको एक टारगेट दिया। तो उसमें क्या हुआ, जब नायका ने उनके प्रोडक्ट सेल करना शुरू करे अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करके, नायका ने अपने टारगेट्स को 50% तक बीट करा, 50% से ज़्यादा बीट करा। और वैसे ही ऐसे ही हुआ था, एक हुडा ब्यूटी करके एक ब्रांड है, उनको अपनी लिपस्टिक्स बेचनी थी इंडिया के अंदर, और 24 आवर्स के अंदर 6000 लिपस्टिक्स वो अपनी बेच पाए नायका के थ्रू। तो नायका ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बहुत अमेजिंग वे में यूज़ करा है। बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करा है, बाहर से किसी कंपनी को आना है तो डायरेक्टली नायका के साथ कोलैबोरेट कर सकती है और अपने प्रोडक्ट्स बेच सकती है, और नायका को बीच में कमीशन मिल जाता है जिसका नायका को फायदा हो जाता है। अब इस पूरी स्टोरी में हमने समझा कि नायका कैसे ग्रो हुआ, फाल्गुनी नायर ने कैसे शुरू करा, फिर उनका टारगेट था प्रॉफिटेबिलिटी, फिर कैसे इन्वेंट्री मॉडल और मार्केट प्लेस मॉडल यूज करके उन्होंने दूसरे अलग अलग वर्टिकल्स शुरू करे, फिर उसके बाद एक ओमनी चैनल प्रेजेंस क्रिएट करा जिसको उन्होंने बहुत स्मार्टली लेवरेज भी करा। बट इस पूरी स्टोरी में एक फील, एक टच तभी आएगा जब इसके नंबर्स को समझ पाएंगे, इसके स्टैट्स जो हैं वो समझ पाएंगे। तो पहले इसके नंबर्स को समझते हैं, फिर उसके बाद आईपीओ की डिटेल्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें तो वो है इंडिया में इंटरनेट पेनिट्रेशन की, और वो काफ़ी बार बात कर चुके हैं। जनरली इंडिया में अभी भी इंटरनेट पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, अभी भी स्कोप है ग्रो करने का। तो ई कॉमर्स ऑफकोर्स उस इंटरनेट पेनिट्रेशन से बेनिफिट करेगा। फिर उसके बाद बात करें एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट की, वो है मिलेनियल पॉपुलेशन। तो इंडिया के अंदर 51% पॉपुलेशन मिलेनियल पॉपुलेशन है। मिलेनियल पॉपुलेशन मतलब जो 25 से 30 साल के एज के लोग हैं वो 51% है। बट चाइना और यूएस की बात करें तो वहाँ पर 41% पॉपुलेशन मिलेनियल पॉपुलेशन है। अब मिलेनियल पॉपुलेशन का इंडिया के पास ये फायदा है कि मिलेनियल पॉपुलेशन वाले लोग ज़्यादा ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, ज़्यादा ये कॉस्मेटिक फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। जैसे जैसे इंडिया की मिलेनियल पॉपुलेशन ग्रो करती है, इंडिया को बहुत फायदा होता है। 50% पॉपुलेशन मतलब इनके पास एक अच्छा खासा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है जिसको ये एड्रेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट ओवरऑल रिटेल इंडस्ट्री की, रिटेल इंडस्ट्री भी ओवरऑल ग्रो करने के स्कोप में है। फिर ब्यूटी और पर्सनल केयर के मार्केट साइज को भी देखें तो लास्ट कुछ सालों से वो अच्छे स्पेस पे ग्रो कर रहा है और फ्यूचर में भी अच्छा खासा उसके पास पोटेंशियल है। और फिर फैशन वर्टिकल की भी बात करें तो फैशन वर्टिकल में तो 18% CAGR 2020 में थोड़ा गिर गया था, इसकी वजह से 18% CAGR से वहाँ से ग्रो करने के एस्टिमेट्स हैं, और हिस्टोरिकली भी काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करा है कोविड से पहले। बट और भी इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स आते हैं जब हम बात करते हैं ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और कंपेयर करते हैं इसे ग्लोबल बेंचमार्क से। तो इंडिया के अंदर लास्ट कुछ साल से बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, पेनिट्रेशन 2% से लेकर 8% तक बढ़ चुकी है। और अगर हम ग्लोबल की बात करें तो ग्लोबल में हमारे पास 2019 का डेटा है, और 2019 में इंडिया में 6% पेनिट्रेशन थी ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, ऑनलाइन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की। बट चाइना और यूएस में कुछ 20, 25, 30% के आसपास थी। तो इंडिया के पास अगेन एक बहुत अच्छा एड्रेसेबल मार्केट है जहाँ पर वो केटर कर सकता है, और नायका उसमें ऑफकोर्स एक डोमिनेंट प्लेयर है। फिर फैशन इंडस्ट्री की भी बात करें तो सिमिलरली उसमें भी सिमिलर ट्रेंड है। इंडिया के अंदर 12% तक वो पेनिट्रेटेड है, और 2019 का ग्लोबल का डेटा है तो 8% इंडिया की पेनिट्रेशन थी 2019 के अंदर, और चाइना और यूएस के अंदर 35% के आसपास थी। तो अगेन फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी इंडिया के पास काफ़ी स्कोप है ग्रो करने का। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है, वो है कंट्रीब्यूशन टू जीएमवी बाय एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर्स। तो बेसिकली ये क्या कहता है कि कितने परसेंट कस्टमर्स हैं जो नए हैं और कितने परसेंट कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी पहले से ही थे और वो और बाय कर रहे हैं। तो पता चलता है कि 2019 के अंदर 55% जो जीएमवी था, जो टोटल ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू थी, वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आई थी, और वो बढ़ के 70% हो गई है एग्जिस्टिंग कस्टमर से 2021 के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि इसका मतलब अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बार बार वापस आ रहे हैं, मतलब वो रिटेन कर पा रहे हैं ऑलरेडी कस्टमर्स को, और उसके साथ साथ नए कस्टमर्स को अक्वायर करने के लिए उनको इतना पैसा नहीं देना पड़ रहा। अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स चले जाते हैं
तो उनको बार वापस एक्वायर करने के लिए और पैसा खर्च करना पड़ता। तो यहाँ पर अगेन एक प्रॉफिटेबिलिटी में भी थोड़ा एक फायदा हो जाता है नायका को। फिर थोड़े से और डेटा पॉइंट्स की बात करें तो ऑर्डर्स, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हुए हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, तो वो ऑलमोस्ट सेम थे, थोड़े थोड़े ग्रो करे हैं, कोविड की वजह से एक डिप दिखा था। फैशन में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा नया है, थोड़ा अर्ली स्टेजेस पे फैशन, तो ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगी। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ट्राई करना पड़ेगा कितनी और ग्रोथ दिख रही है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स फैशन इंडस्ट्री के अंदर अच्छे खासे हैं, जैसे मिंत्रा है, जबोंग है, वैसे जबोंग मिंत्रा का ही हो गया, बट उसके अलावा अमेजोन वगैरह भी एंटर कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री के अंदर, तो इनके पास कंपटीशन तो है, देखते हैं आगे कैसे ग्रो करते हैं। फिर जीएमवी की बात करें तो कोविड के वक्त थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, बट उसके बाद बहुत तेजी से इन्होंने जीएमवी में ग्रोथ लाए हैं। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट आता है, वो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू का। उसमें सबसे पहले देखें ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में, तो वहाँ पर एक अजीब सी चीज दिखती है, वो ये है कि क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, मतलब लास्ट ईयर के अप्रैल मई जून वाले मंथ्स के अंदर एवरेज ऑर्डर वैल्यू अचानक से काफी बढ़ी है, जबकि कम होनी चाहिए, है ना। वो इसलिए हुआ है क्योंकि जैसे कोविड शुरू हुआ था, नायका ने क्या करा, उन्होंने अपने कस्टमर्स पे एक थ्रेशोल्ड लगा दिया कि वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ही ऑर्डर कर पाएंगे, उसके नीचे नहीं कर पाएंगे। और उसका रीजन सिंपल ये था कि जिससे वो अपने शिपिंग कॉस्ट बचा सके, क्योंकि टारगेट तो अगेन प्रॉफिटेबिलिटी का है ना। तो उन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट लगा दी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी इन्फ्लेटेड दिख रही है हमें एवरेज ऑर्डर वैल्यू, बट वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वापस स्टेबलाइज हो गई है, तो ये एक ठीक चीज़ है। फिर उसके बाद हम बात करें एवरेज ऑर्डर वैल्यू फैशन का, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कंटिन्यूअसली वो ग्रो करे जा रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और ये सिंपल रीजन जैसे हमने बात करी कि मेन और किड्स का सेक्शन उन्होंने ऐड करा, तो उसकी वजह से एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिख रही है। तो ये चीज़ समझ आती है कि जो हमने स्टोरी डिस्कस करी वो स्टोरी यहाँ पर नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर हम अगर नायका के फाइनेंशियल्स देखें तो उसमें पता चलता है कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है, फिर उसके साथ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ रहे हैं, और एबिटा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ साथ कंटिन्यूअसली अच्छे से ग्रो भी कर रहा है, जो कि एक अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है। उसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात यह है कि उनकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है हर साल, बट रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और एक और अच्छा डेटा पॉइंट ये है कि उनका कैपिटल टर्नओवर रेशियो 4.2x तक पहुंच गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर, जिसका मतलब ये है कि अगर कंपनी 100 रुपये इन्वेस्ट करेगी तो वो 420 रुपीज वैल्यू का प्रोडक्ट बेच पाएगी, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन नंबर्स ने भी इस स्टोरी को एक लास्ट टच दे दिया है, जिसकी वजह से मैं और कन्विंस चाहता हूँ कि नायका एक अच्छी कंपनी है। तो अब आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 28 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो टोटल उठाना चाहते हैं कुछ 5300 करोड़ रुपीस, जहाँ पर उनके हर एक इक्विटी शेयर की वैल्यू होगी 1085 रुपीज़ से लेकर 1125 रुपीज़ के बीच में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका प्राइस बैंड है, और ये ऑफ कोर्स ये यूज़ करेंगे मार्केटिंग के लिए, डेट रीपेमेंट के लिए, और न्यू वेयर हाउसेस खोलने के लिए, इन सब के लिए ये पैसे यूज़ करेंगे। अब अगर मैं बात करूँ कि मैं इस कंपनी में अप्लाई करूंगा या नहीं, तो मोस्ट लाइकली मैं इस कंपनी में अप्लाई करूंगा, क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, काफ़ी पसंद आई। कैसे नायका ये ब्रांड बिल्ड हुआ, कैसे इन्होंने अपनी पूरी मोड क्रिएट करी, चाहे वो ओमनी चैनल प्रेजेंस की बात करें, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी में इन्वेंट्री लेड बिजनेस मॉडल की बात करें। तो और नायका के जब ब्रांड सुनता हूँ तो ई कॉमर्स के अंदर, एटलीस्ट कॉस्मेटिक्स ई कॉमर्स के अंदर, नायका के अलावा मेरे दिमाग में और कोई भी कंपनी नहीं आती। मेरी दीदी ने वीगो करके एक मेंशन करी थी कंपनी, बट वो भी मैंने उसका नाम आज तक कभी सुना नहीं था, और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं है उस कंपनी के बारे में। बट फैशन इंडस्ट्री की बात करें तो फैशन में उनका कॉम्पिटिटर्स हैं, मिंत्रा, अमेजोन, ये सब कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई थिंक नायका फिर भी अच्छे से लेवरेज कर रही है, मार्केट काफ़ी बड़ा है सबके लिए ग्रो करने के लिए। तो मेरे हिसाब से नायका लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो सकता है ये स्टॉक, मैंने एग्जैक्टली वैल्यू नहीं करा, बट मैं बेट कर रहा हूँ इसके आगे के पोटेंशियल पे, तो इसलिए मोस्ट लाइकली मैं इस कंपनी के लिए अप्लाई करूँगा। और आप बताओ, आप इस कंपनी के लिए अप्लाई करोगे या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस कंपनी के लिए अप्लाई करोगे या नहीं। तो मैं बाकी आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।